Welcome students in our another video tutorial of biology point। आज हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन टू थ्री स्टेप्स: इनिशिएशन, एलोंगेशन देन टर्मिनेशन। ईच स्टेप्स इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। इस वीडियो को आप स्टार्ट से अंत तक देखते रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक डीएनए की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है वो बिल्कुल होता है सर्कुलर डीएनए होता है, बिल्कुल सर्कुलर मैनर का डीएनए होता है। एंड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन वी रिक्वायर origin of replication ORI। बट कभी कभार हम ब्रीफ में फटाफट बोल देते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, देन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ में डीएनए स्टार्ट कर देता है अपना रेप्लिकेशन। बट इन दिस वीडियो वी टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दैट मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में क्या क्या सेगमेंट्स, क्या क्या जो सीक्वेंस है वो देखने को मिलते हैं हमें। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपको बताया गया है, दिस इज़ द डीएनए सीक्वेंस, इट बिकम सर्कुलर, सो डोंट बी कंफ्यूज इट। डीएनए सीक्वेंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये एक डीएनए सीक्वेंस है और इस डीएनए सीक्वेंस में हमने कहा कि दिस वन इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कंप्लीट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट रिक्वायर फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, that require for the attachment of the DNA polymerase or RNA polymerase etc. various of proteins. But in this video we can talking about the all the molecular structures of the protein of the DNA segments. Then after the molecular structures we identify the 5 segments. These are the 5 segments are known as 9-mer sequence. Students, remember this point. These are the 5 segments are known as 9-mer, MER, 9-mer sequence. तो ये 9-mer sequence जो है सबसे पहले ज़रूरी होते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए, या यूँ कहें कि डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए ये 9-mer सीक्वेंस की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। देन इस 9-mer सीक्वेंस के अप स्ट्रीम 3 सीक्वेंस और प्रेजेंट रहता है। इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं यहाँ पे 13-mer सीक्वेंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 13-mer सीक्वेंस इज प्रेजेंट अप स्ट्रीम ऑफ 9-mer। और व्हाट इज द रोल ऑफ 9-mer एंड 13-mer? तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे। तो 9-mer सीक्वेंस इज ए इनिशिएटर, ये इनिशिएट करता है 13-mer को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर, या यूं कहें कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल। अब कैसे करेगा वो हमारी नेक्स्ट अभी इसी वीडियो में हम देखेंगे आगे। दिस इज द इनिशिएशन, हम इस स्टेप को कह सकते हैं कि ये इनिशिएशन स्टेप है। आफ्टर द 13-mer सीक्वेंस देर आर सम प्रोटीन्स जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। ये प्रोटीन होती है हमारे पास HU एंड HNS प्रोटीन। दीज HNS एंड HU प्रोटीन बिकम कंडेंस द DNA बिकॉज द प्रोकैरियोटिक DNA आर सर्कुलर, और सर्कुलर मैनर का सीधा सा मतलब होता है कि इनके जो एंड्स हैं वो बिल्कुल क्या होंगे, सील होंगे, या यूँ कहें कि इस DNA को हमें कहीं ना कहीं कंडेंस करने की ज़रूरत रहती है, और उस कंडेंस के लिए हमें रिक्वायर होता है हिस्टोन प्रोटीन। क्योंकि अगर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा तो वहाँ पे कंडेंसेशन जो प्रोसेस है वो देखने को नहीं मिलती है। इसलिए यहाँ पे जो HU एंड HNS है, दीज आर द स्टोन लाइक प्रोटीन, ये प्रेजेंट रहते हैं बिटवीन द 13-mer सीक्वेंस एंड अपस्ट्रीम द 13-mer सीक्वेंस। दीज स्टोन प्रोटीन आर रिच इन द arginine एंड लाइसिन अमाइनो एसिड्स, एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज 13-mer सीक्वेंस इज रिच इन AT, यानी कि यहाँ पे 2 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड का जो कंसंट्रेशन है वो 13-mer सीक्वेंस के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कभी कभार क्वेश्चन जो यहाँ से भी पुटअप होता है कि विच सीक्वेंस, या यूँ कहें कि विच सेगमेंट्स आर रिच ऑफ AT। तो 13-mer सीक्वेंस इज अ रिच ऑफ AT, एडिनोसिन एंड थाइमिन।
तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आफ्टर दिस स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो पता लगाना है कि जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दिस वन इज स्ट्रक्चर, कंप्लीट इज स्ट्रक्चर। अब आफ्टर दिस स्ट्रक्चर वी स्टार्ट द रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे जो पहली प्रोसेस होगी दैट इज द इनिशिएशन प्रोसेस। और इनिशिएशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोटीन रिक्वायर होता है दिस इज द फिश प्रोटीन। और व्हाट इज द फिश? फिश इज अ इनिशिएटर प्रोटीन। स्टूडेंट्स दिस इज इनिशिएशन स्टेप, और यहाँ पे हमें इनिशिएटर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले जो फिश प्रोटीन होता है ये बाइंड करता है 9 सीक्वेंस के साथ। और 9 सीक्वेंस के साथ ही कैसे बाइंड करेगा, तो इसके लिए अगर तो 9 सीक्वेंस की अगर बात की जाती है तो 9 सीक्वेंस से सबसे पहले जो प्रोटीन बाइंड करता है दैट इज द फिश प्रोटीन। और फिश प्रोटीन की बाइंडिंग का हमें पता लगाने के लिए यहाँ पे हम रिक्वायर करते हैं जो एफिनिटी पॉइंट होता है उसको। तो यहाँ पे जब हमने एफिनिटी पॉइंट के बारे में बात की तो हमने जब देखा तो डिसोसिएशन जो केडी डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो फॉर द 13 और फॉर द डीएनए इट इज मोर। यानी कि यूँ कहें कि इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो 13 सीक्वेंस के लिए और डीएनए के लिए क्या होता है, ज़्यादा होता है। दैट मीन्स जिसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा रहेगी, उसके साथ उसकी एफिनिटी जो है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। लेकिन जब हमने इसके 9 सीक्वेंस के साथ में इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को देखा तो इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो बिल्कुल कम आई। दैट मीन्स कि इसकी जो एफिनिटी होती है फिश प्रोटीन की 9 के लिए सबसे ज़्यादा होती है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन आइडेंटिफाई द एफिनिटी ऑफ प्रोटीन। तो सबसे पहले यहाँ पे फिश प्रोटीन जो है वो बाइंड कर जाता है किसके साथ, 9 प्रोटीन के साथ में। आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ फिश, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ फिश देयर आर अनदर प्रोटीन, दिस इज नोन एज डीएनए ए प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ फिश विद द 9 सीक्वेंस another protein is recruit, that is the DNA A protein. What is the region and what is the use of the DNA A protein? तो सबसे पहले हम बात करते हैं DNA A प्रोटीन जो होता है ये नॉर्मली जो है इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो सबसे कम देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ वाट, क्योंकि इसको रिक्वायर होती है ATP की। लेकिन स्टार्टिंग में जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो एटीपी की कंसंट्रेशन कम होती है, इस वजह से डीएनए ए प्रोटीन की कंसंट्रेशन भी हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जैसे जैसे इनिशिएशन स्टार्ट होता है तो एटीपी की कंसंट्रेशन क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। और आफ्टर द कंसंट्रेशन इंक्रीज ऑफ एटीपी डीएनए ए प्रोटीन विल बी इंक्रीज्ड। अब जैसे ही डीएनए ए प्रोटीन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है तो डीएनए ए प्रोटीन जो है वो बाइंड करता है किसके साथ में, फिश के साथ में, या यूँ कहें कि जिसके साथ में फिश ने बाइंडिंग की है, दैट मीन्स फिश बाइंड की है 9 प्रोटीन के साथ में। तो डीएनए ए प्रोटीन भी किसके साथ बाइंड करता है यहाँ पे, 9 प्रोटीन के साथ में। और 9 प्रोटीन के साथ में जब डीएनए ए बाइंड करेगा इसका मतलब इट विल रिमूव द फिश प्रोटीन। तो यहाँ से एक हमारा नया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखने को मिलता है। नया प्रोटीन क्या देखने को मिलता है हमें कि आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ डीएनए ए प्रोटीन, या यूँ कहें कि कंसंट्रेशन जब जैसे ही डीएनए ए प्रोटीन की इंक्रीज हो जाती है इट विल रिमूव द फिश एंड ये खुद बाइंड कर जाता है किसके साथ में, 9 प्रोटीन के साथ में। तो 9 के साथ में कौन बाइंड कर रहा है, अब यहाँ पे डीएनए ए बाइंड कर जाता है। और जैसे ही डीएनए ए बाइंड कर जाएगा फिश क्या हो जाएगा, वहाँ से रिमूव हो जाता है। इज़ दैट क्लियर? फिश जैसे ही रिमूव हो जाता है तो फिश का जो फंक्शन है वो यहाँ पे अब ख़त्म। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फिश ने क्या काम किया है, इनिशिएशन का काम किया है कि आप अब इसने डीएनए को क्या कर दिया है, इनिशिएट कर दिया है रेप्लिकेशन के लिए। अब जैसे ही यहाँ पे डीएनए ए प्रोटीन जो है बाइंड कर जाता है तो नेक्स्ट अप स्ट्रीम जो इसके प्रेजेंट रहती है 13 प्रोटीन, उससे बाइंड करता है हमारा नया प्रोटीन दैट इज़ द IHF प्रोटीन। और IHF प्रोटीन की अगर बात की जाती है तो IHF प्रोटीन की जो एफिनिटी होती है वो 13 प्रोटीन के लिए सबसे ज़्यादा होती है, ये हमें यहाँ पे याद रखना है। और IHF प्रोटीन की आपको मैं सीधा सा आपको अब नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे कि IHF प्रोटीन जैसे ही 13 प्रोटीन के साथ में बाइंड करता है ये क्या काम करता है, बिकम द मेल्ट ऑफ द डीएनए, यानी कि डीएनए के मेल्टिंग का काम करता है। और मेल्टिंग डीएनए से मतलब है कि जो डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं उन हाइड्रोजन बॉन्ड को ये क्या कर देता है, डिग्रेड करता है। और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ से क्या होंगे, डिग्रेड होंगे, डीएनए क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और जैसे ही डीएनए मेल्ट होता है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर थोड़ी सी क्या देखने को मिलेगी, हमें बाइंडिंग या बेंडिंग जो है वो देखने को मिलती है। और ड्यू टू दिस बेंडिंग या ड्यू टू दिस मेल्टिंग IHF एंड डीएनए ए प्रोटीन बिकम क्लोजर, यानी कि IHF और डीएनए ए प्रोटीन जो है वो पास पास आ जाते हैं। और अब जैसे ही IHF और डीएनए ए प्रोटीन जो है पास आते हैं, डीएनए ए क्या करता है, इस IHF को यहाँ से खींच लेता है अपनी तरफ, या यूँ कहें कि ये इनको 13 प्रोटीन से रिमूव कर देता है।
और खुद उससे बाइंड कर जाता है। यानी कि जैसे ही IHF और DNA-A प्रोटीन जो है पास में आते हैं, DNA-A प्रोटीन जो पहले केवल 9 प्रोटीन के साथ में बाइंडेड था, ये अब किसके साथ बाइंड कर जाता है, 13 प्रोटीन के साथ भी बाइंड कर जाता है। तो अब हम कंप्लीटली कह सकते हैं कि अब हमारे इस कंप्लीट DNA के अंदर कौन सा प्रोटीन हमें देखने को मिल रहा है, केवल और केवल DNA-A प्रोटीन जो है वो देखने को मिलता है हमें यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ पे DNA-A प्रोटीन जो है बाइंड कर जाता है, हमारा जो प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस से सीधा सा मतलब है इनिशिएशन, देन इलोंगेशन, देन टर्मिनेशन। तो यहाँ पे अब क्या होता है, नया प्रोटीन होता है जिसका नाम है यहाँ पे DNA-B। DNA-B इज ए वर्क एज ए हेलिकेज, और हेलिकेज का सीधा सा मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, या यूँ कहें कि डबल स्टैंडर्ड DNA को वो किस में कन्वर्ट करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड में। तो अब लेकिन DNA-A के साथ में अब बाइंडिंग करना है किसको, DNA-B को, लेकिन DNA-B जो है वो खुद लोड नहीं हो पाता है DNA-A के ऊपर। इसका मतलब इसको एक नए प्रोटीन की रिक्वायर होती है, और नया प्रोटीन होता है यहाँ पे DNA-C, और DNA-C इज नॉन एज हेलिकेज लोडर, यानी कि इट लोड द DNA-B ऑन DNA-A। आफ्टर दिस लोडिंग ATP विल डिग्रेड, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर एक ATP जो है वो क्या होता है, खर्च होता है। अब जैसे ही यहाँ पे DNA-B जो है वो लोड हो जाता है DNA-A के ऊपर, तो यहाँ से जो DNA-C है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्यों रिमूव हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिमूव की अगर हम बात करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे DNA-A ऑलरेडी बाइंडेड है, यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, DNA-A जो है वो ऑलरेडी बाइंडेड है। अब DNA-B जो है वो DNA-A के दोनों साइड में क्या हो चुका है, लोड हो चुका है। अब DNA-B इज वर्क एज ए हेलिकेज, हेलिकेज का सीधा सा काम है ये डबल स्टैंडर्ड को किस में कन्वर्ट करेगा, सिंगल में। बट यहाँ पे जो DNA-C प्रोटीन था, इसकी जो एफिनिटी थी वो केवल और केवल किसके लिए थी, इसकी एफिनिटी थी ओनली फॉर द डबल स्टैंडर्ड DNA। और जैसे ही डबल स्टैंडर्ड DNA कन्वर्ट हो जाता है सिंगल में, यानी कि अब हेलिकेज अपना काम स्टार्ट करेगा, तो C यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे C रिमूव होता है, C के साथ में यहाँ पे एक नया प्रोटीन होता है DNA-A प्रोटीन विल बी रिलीज्ड, बिकॉज ऑफ DNA-A प्रोटीन आल्सो हैव द एफिनिटी फॉर डबल स्टैंडर्ड DNA। नाउ DNA बिकम सिंगल, द DNA-A विल बी रिलीज्ड। अब हमारे पास केवल और केवल इस DNA के अंदर कौन सा प्रोटीन बचा हुआ है, तो यहाँ पे बचा हुआ है हमारा DNA-B, दैट मीन्स हेलिकेज। और यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अब इसने क्या काम कर दिया, DNA को सिंगल जो है स्टेज के अंदर कन्वर्ट करने का काम कर दिया है। लेकिन स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस पॉइंट, अभी भी 9 प्रोटीन के साथ में DNA-A जो है वो बाइंडेड है, क्योंकि वहाँ पे अभी हेलिकेज ने अपना कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया है, तो इसलिए अभी भी 9 के साथ में ये क्या है, एसोसिएटेड है। तो एक तरीके से अगर हम इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर हम इसको ये कहें, दिस इज द DNA ऑफ प्रोकैरियोटिक, तो यहाँ पे हेलिकेज बाइंड कर चुका है, और दिस वन इज द 9 सीक्वेंस आप इसको कह सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बाइंडेड है, ऑलरेडी बाइंडेड विद द DNA-A प्रोटीन। यहाँ से हमारा जो DNA रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होगा, क्योंकि अब हेलिकेज अपना काम स्टार्ट करता है। आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ हेलिकेज इट विल बी फॉर्म द रेप्लिकेशन फॉर्क, और दिस वन इज द रेप्लिकेशन फॉर्क। अब जैसे ही रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाती है, DNA सिंगल हो जाता है, तो DNA के अंदर सिंगल होने की वजह से लूप का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, और इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे बाइंड करता है हमारा सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि DNA को वापस लूप के लिए या वापस जो बाइंड करने से क्या करेगा, प्रिवेंट करता है। आफ्टर दिस बाइंडिंग ऑफ द SSB हेलिकेज वर्क देयर फंक्शन। अब हेलिकेज का तो सीधा सा काम है कि हेलिकेज जो है वो काम करेगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, ये रिलीज करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और ये सारे के सारे 9 प्रोटीन हो चाहे 13 प्रोटीन, जितने भी बचे हुए प्रोटीन हैं उनके साथ में क्या कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर देगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा DNA-A जो है वो अब डिसोशिएट हो जाता है। इज़ दैट क्लियर। अब यहाँ पे हमारा नया प्रोटीन जो है वो रिक्रूट होता है, और दिस इज़ नॉन एज द प्राइमेज, या यूँ कहें कि प्राइमोसोम आप उसे कह सकते हो। प्राइमोसोम का सीधा सा काम होता है, ये यहाँ पे हेलिकेज के साइड में जब लोड होगा तो ये क्या करता है, यहाँ पे रिक्रूट करता है RNA पॉलीमरेज को। और यहाँ पे RNA पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट क्यों है, बिकॉज हम तो DNA रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं,
हमें तो डीएनए का फॉर्मेशन करना है और आरएनए पॉलीमरेज तो फॉर्म करता है आरएनए। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस पॉइंट, आरएनए पॉलीमरेज की अगर आपको पता हो तो आरएनए पॉलीमरेज के पास में जो है वो 2 प्राइम ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहता है, 3 प्राइम ऑक्सीजन भी रहता है। इसकी वजह से ये इजीली क्या करता है, हेलिकेज के साथ बाइंड कर जाएगा। देन हेलिकेज के साथ बाइंड करने की वजह से हमारे जो नए डीएनए पॉलीमरेज होगा उसको 3 प्राइम क्या मिल पाएगा, OH, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज भी तभी काम करेगा जब उसको 3 प्राइम OH मिलेगा, और 3 प्राइम OH कौन अवेलेबल करा रहा है यहाँ पे, आरएनए प्राइमेज। इसलिए हमें यहाँ पे आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। इज दैट क्लियर? आफ्टर दिस आरएनए प्राइमेज या आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमर यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है आरएनए प्राइमर का। और आरएनए प्राइमर जो है वो चारों मतलब दोनों साइड में, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, दोनों साइड में आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलेगा कि एक डायरेक्शन होगी यहाँ पे 5 to 3 और एक डायरेक्शन होगी 3 to 5। रेप्लिकेशन फॉर्क की जो डायरेक्शन रहेगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ 5 to 3, एंड इसके अपोजिट जो डायरेक्शन रहेगी, दिस इज द 3 to 5। तो स्टूडेंट्स बहुत बार कन्फ्यूजन रहता है कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से हमें इतना सा याद रखना है कि जो स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में बनेगा, रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन में जिस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा, उस स्ट्रैंड का नाम होगा यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड। और जिस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन यहाँ पे 3 to 5 डायरेक्शन में होगा, इट इज़ नॉन एज लैगिंग स्ट्रैंड। तो आप ये ना सोचें कि एक तरफ लैगिंग स्ट्रैंड है और एक तरफ लीडिंग स्ट्रैंड है। हमें डायरेक्शन याद रखनी है। जो रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन में रहेगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे लीडिंग, एंड जो उसके अपोजिट रहेगा, दिस इज़ नॉन एज लैगिंग स्ट्रैंड। कैसे, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि दिस इज़ द 3 प्राइम, दिस इज़ द 3 प्राइम, और 3 प्राइम से कौन बाइंड करेगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा 3 प्राइम के साथ। अब जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, तो डीएनए पॉलीमरेज तो 3 प्राइम से तो बाइंड करेगा, तो ये रिक्रूट करेगा नया जो भी न्यूक्लियोटाइड, वो होगा 5 प्राइम की तरफ, यानी कि ये नया सिंथेसिस करेगा 5 to 3। तो अब आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ डीएनए पॉलीमरेज बाइंड हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा नया डीएनए बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इस जगह की, तो इस जगह हमने क्या देखा कि जो हमारा नया डीएनए बनेगा वो इस साइड बनेगा, मतलब इसके हम कहें कि रेप्लिकेशन फॉर्क की साइड में बनेगा। सेम अगर इस साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे जो डीएनए बनेगा हमारा, वो रेप्लिकेशन फॉर्क के अपोजिट जा रहा है। इसका मतलब दिस इज़ द लीडिंग स्ट्रैंड और दिस वन इज़ द लैगिंग स्ट्रैंड। सेम प्रोसेस ऊपर भी होगी हमारी। तो लीडिंग और लैगिंग दोनों में भी देखने को मिलता है हमें, बट हमें डायरेक्शन याद रखनी है। यानी कि आप एक सिंगल स्ट्रैंड को, मतलब एक लाइन को आप ये नहीं कह सकते कि ये लीडिंग है या लैगिंग है, दोनों में देखने को मिलता है ये। क्लियर बात है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। जैसे ही हमारा जो आरएनए प्राइमर बाइंड कर जाता है, अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है हमें डीएनए पॉलीमरेज की, क्योंकि आरएनए प्राइमर आ गया मतलब 3 प्राइम OH हमें मिल गया। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज भी है ना, वो अकेला नहीं आता, मतलब इट रिक्वायर द हेल्पर्स। इसको भी हेल्पर चाहिए और हेल्पर को भी हेल्पर चाहिए। कैसे, वो देखेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज अब लोड करना चाहता है आरएनए प्राइमर के साथ में, लेकिन ये लोड नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है हमें बीटा क्लैंप की। और व्हाट इज द बीटा क्लैंप? बीटा क्लैंप इज अ डाइमेरिक प्रोटीन। बीटा क्लैंप डाइमेरिक प्रोटीन है जो कि बाइंड कर जाता है हमारे आरएनए प्राइमर के साथ में। लेकिन क्या बीटा क्लैंप पॉलीमरेज है? नहीं। लेकिन बीटा क्लैंप क्या खुद ही लोड कर जाता है? नहीं। यानी कि बीटा क्लैंप को भी एक अनदर लोडर की रिक्वायरमेंट होती है, और इट इज़ नॉन एज गामा क्लैंप लोडर। और गामा क्लैंप लोडर इज ए पेंटामेरिक प्रोटीन। तो गामा क्लैंप लोडर सबसे पहले आएगा जो कि बीटा क्लैंप को लेके आएगा। अब ये दोनों आ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें तो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। अब ये दोनों आएंगे तो हमारा काम कैसे होगा? तो प्लीज बी पेशेंट कि जैसे ही हमारा बीटा क्लैंप आ जाता है, विद द हेल्प ऑफ गामा क्लैंप लोडर, बीटा क्लैंप विल रिक्रूट द डीएनए पॉलीमरेज। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम और बहुत अच्छा काम हो गया। कैसे कि जैसे ही हमारा बीटा क्लैंप आ जाएगा, बीटा क्लैंप जैसे ही आ जाता है रिक्रूट कर देगा किसको? ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को। और जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बाइंड कर जाता है हमारे आरएनए प्राइमर के साथ में, गामा क्लैंप लोडर विल बी डिसोशिएट विद द बीटा क्लैंप, क्योंकि उसका इतना सही काम था। अब गामा क्लैंप लोडर भी डिसोशिएट हो गया। अब केवल क्या बचा हुआ है हमारे पास? बीटा क्लैंप बचा हुआ है। देन हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बचा हुआ है।
अब ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो जहाँ जहाँ आरएनए प्राइमर है वहाँ पे ये क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। अब जैसे ही भी हमारा डीएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाता है तो अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर ये बाइंड करेगा तो बिल्कुल ये बीच में हिलता हुआ चलेगा ये, और हिलता डुलता चलेगा तो डीएनए का सिंथेसिस जो होगा वो बिल्कुल ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, जिगजैग फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो कि आया है यहाँ पे रिक्रूट होकर के, इसको भी फिक्स करने की रिक्वायरमेंट है और इसको फिक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टॉ। टॉ इज़ द डाइमेरिक प्रोटीन, और ये डाइमेरिक प्रोटीन क्या करता है, ये इसको स्टॉक कर देता है पॉलीमरेज थर्ड को, यानी कि बोथ साइड ऑफ पॉलीमरेज थर्ड विल बी स्टॉक बाय द टॉ। तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है। अब जो है पॉलीमरेज थर्ड है वो क्या हो चुका है, यहाँ पे फिक्स हो चुका है, और अब पॉलीमरेज थर्ड जैसे ही फिक्स होता है ये अपना परफॉर्म जो है काम है इसका, मतलब सिंथेसिस, वो यहाँ पे ये स्टार्ट कर देता है। तो हमने क्या देखा कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है अपना सिंथेसिस स्टार्ट कर चुका है। स्टूडेंट्स रेड लाइन से जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ दिस इज़ द आरएनए प्राइमर सीक्वेंस, और जो ब्लैक लाइन से आपको मेंशन किया जा रहा है दिस इज़ द न्यू डीएनए सिंथेसिस सीक्वेंस। तो देख लीजिए आप दोनों साइड में अब नया नया डीएनए जो है वो बनता हुआ चला जा रहा है। क्लियर बात है यहाँ पे। लेकिन अब हमारा जो बीच में दिक्कत है वो इतनी सी दिक्कत ये है कि अब बीच बीच में हमें जो रेड लाइन दिख रही है, रेड लाइन का मतलब बीच बीच में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे आरएनए प्राइमर भी दिख रहा है। तो अब इन आरएनए प्राइमर को भी यहाँ से क्या करना है, हमें डिसोशिएट करना है। तो आरएनए प्राइमर को डिसोशिएशन करना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा कि आरएनए प्राइमर जो है, मतलब जहाँ तक आरएनए प्राइमर रहेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, एक बार लाइन पे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसके ऊपर आप गौर कीजिएगा, दिस इज डीएनए पॉलीमरेज फॉर्म द न्यू डीएनए। लेकिन जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है तो इसको क्या देखने को मिलता है कि आगे जो स्ट्रैंड है उसके पास में इसको देखने को मिलता है आरएनए प्राइमर, और जैसे ही आरएनए प्राइमर देखने को मिलता है डीएनए पॉलीमरेज जो है वो पागल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो बाइंड ही नहीं कर पाएगा उसके साथ में, वो उसको रीड ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका इतना सा मतलब होगा कि अब इस आरएनए प्राइमर को हमें यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। तो ऐसी जो इस प्रोसेस है, मतलब ऐसी जो प्रॉब्लम है, हमें इस कंप्लीट डीएनए के अंदर बहुत सारी, या यूँ कहें कि बहुत जगह देखने को मिलती है कि बीच बीच में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएंगे, गैप देखने को मिल जाते हैं, और इन गैप को यहाँ पे क्या करना है, सील करना है। प्लस ये जो आरएनए प्राइमर यहाँ पे अटैच है इसको भी यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, डीएनए, और डीएनए के अंदर केवल डीएनए के ही सीक्वेंस, डीएनए के ही न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए। तो ये हमारी एक नई प्रॉब्लम है, और नई प्रॉब्लम को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि दिस इज़ द डीएनए सीक्वेंस, और इस डीएनए सीक्वेंस के अंदर हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है ये, और ऐसे बनने के साथ में इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि बीच बीच में यहाँ पे आरएनए प्राइमर जो है ना वो भी पड़ा हुआ है। अब इस आरएनए प्राइमर को हटाना है हमें, क्योंकि अगर आप इसको नहीं हटाओगे तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये तो डीएनए बना है, ये तो मिक्स में बना है, क्योंकि इसमें तो आरएनए भी ऐड है। तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। अब इस मेन प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाएगा वो हम देखते हैं। तो जैसे ही हम इसकी बात करते हैं तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू क्या होती चली जाती है, हमें देखने को मिलती चली जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू विद द लैगिंग एंड लीडिंग स्ट्रैंड, और इस तरीके से पूरा का पूरा जो रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अभी भी आप इसको कंप्लीट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द इलोंगेशन प्रोसेस, कि हमने क्या देखा कि यहाँ पे पूरा का पूरा डीएनए बन रहा है, बीच बीच में आरएनए प्राइमर भी है। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आरएनए प्राइमर को रिमूव करना है। अब वो कैसे रिमूव करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम रिक्रूट करते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और या यूँ कहें कि आरएनएज एच इज ए, हम कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ द आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, या रिमूवल ऑफ द आरएनए। तो जैसे ही अब आरएनएज एच आता है, ये आरएनएज एच क्या कर देगा, ये आरएनएज एच जो बीच बीच में आरएनए के सीक्वेंस थे जो कि रेड लाइन से आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, ये बीच बीच में जो आरएनए के सीक्वेंस है इनको क्या कर देगा, यहाँ से ये हटाता चला जाएगा। और जैसे ही इनको हटाता चला जाएगा ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम भी तो यही चाहते हैं कि बीच में से जो आरएनए है वो यहाँ से रिमूव हो। तो अब आरएनए यहाँ से क्या होता चला जाएगा, डिसोशिएट होता चला हो जाएगा। अब जैसे ही आरएनए यहाँ से डिसोशिएट होगा तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि नया जो डीएनए है वो अब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। देख लीजिए ब्लैक लाइन से जो आपको दिख रहा है दिस इज़ द न्यू डीएनए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आरएनएज एच आता है, और आरएनएज एच क्या काम करता है, आरएनए को यहाँ से रिमूव करता है। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई कि इसने जब रिमूव किया तो रिमूविंग के दौरान बीच में क्या रह गया, एक गैप रह गया। मतलब ये एक आरएनए का सीक्वेंस था और ये पीछे से हमारा डीएनए का सीक्वेंस भी आ रहा है, ठीक है।
अब RNA H आया और H ने आके करके क्या काम कर दिया, इस जो रेड वाली सीक्वेंस की जो लाइन थी इसको यहाँ से रिमूव कर दिया और इसने ब्लैक लाइन लगा दी। लेकिन अब बीच में क्या रह गया है, यहाँ पे गैप रह गया। ये बीच में जो ग्रीन लाइन से आपको दिख रहा है, दिस इज़ द गैप, और इस गैप को हम नाम देंगे यहाँ पे निक। स्टूडेंट्स, दो टाइप के गैप आप कह सकते हो कि एक तो गैप होगा जिसमें न्यूक्लियोटाइड नहीं रहेंगे, तो आप उसको नॉर्मल गैप कहेंगे, लेकिन जब गैप बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड रहता है उसको कहा जाता है निक। और निक को सील करने के लिए यहाँ पे अब आता है हमारे पास DNA लाइगेज। और DNA लाइगेज क्या काम करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के चला जाएगा और इस तरीके से हमारा न्यू DNA जो है कंप्लीट बन जाता है। लेकिन अभी भी हमारे पास एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि अब जैसे ही ये कंप्लीट DNA का सिंथेसिस हो जाएगा तो ये हेलिकेज अब आपस में क्या होंगे, पास में आने लग जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसे चल रही थी बिल्कुल इस तरीके से। तो अब ये जो बीच में थोड़ा सा DNA सीक्वेंस बचा हुआ है इसका भी तो सिंथेसिस करना है हमें। तो इसको सिंथेसिस करने के लिए हम नई जो थर्ड स्टेप है उसको बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन। इस स्टेप को इंट्रोड्यूस करते हैं इस जगह। और ये इंट्रोड्यूस कैसे की जाएगी तो वो आप देख लीजिए कि दीज आर द हेलिकेज प्रोटीन, दीज आर द हेलिकेज प्रोटीन एंड दिस वन इज द 13-mer सीक्वेंस, सॉरी दिस वन इज द 9-mer सीक्वेंस। और 9-mer सीक्वेंस के साथ में बाइंडेड था हमारा DNA A प्रोटीन। लेकिन अब वो DNA A प्रोटीन तो उस टाइम रिमूव हो चुका था क्योंकि हेलिकेज ने तो अपना काम कर दिया था ना। तो अब इसके साथ में बाइंड कर जाता है हमारा नया प्रोटीन, उसका नाम है यहाँ पे TES, टस प्रोटीन। और टस प्रोटीन क्या होता है, टर्मिनेशन साइट प्रोटीन होता है। और टस प्रोटीन जो है वो कब अटैच होता है, ड्यूरिंग द टर्मिनेशन ऑफ द रेप्लिकेशन। अब टस प्रोटीन जैसे ही यहाँ पे क्या कर देता है, बाइंड कर जाता है, तो टस प्रोटीन के पास में क्या होती है, खुद की एक्टिविटीज़ होती है। और खुद की एक्टिविटीज़ मीन्स कि टस प्रोटीन शो द हेलिकेज एक्टिविटी। और जैसे ही हेलिकेज एक्टिविटी उसको देखने को मिलती है तो ये बीच का जो DNA है, जो बीच का DNA है उसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देगा, वो ब्रेक कर देगा। अगेन वो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा। हेलिकेज वहाँ पे है, हेलिकेज होने की वजह से उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो वापस देखने को मिल जाता है। क्लियर बात है यहाँ पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स बीच के इस प्रोटीन के लिए हम नया हेलिकेज नहीं ला सकते। और नया हेलिकेज अगर आप नहीं लेके आओगे तो आप किस तरीके से उसको यहाँ पे रिमूव करोगे। तो टस प्रोटीन आता है, टस प्रोटीन के पास में खुद की हेलिकेज एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से वो अपने बिटवीन द हेलिकेज DNA को क्या करता है, वो सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करता है। और टस जैसे ही सिंगल स्टैंड में इसको कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे DNA पॉलीमरेज विद द हेल्प ऑफ बीटा क्लैंप लोडर वो यहाँ पे आ जाता है। DNA पॉलीमरेज जैसे ही आएगा नया DNA सिंथेसिस हो जाएगा, देन उसके बाद में DNA लाइगेज से ये ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोकैरियोटिक DNA रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल मैनर है। बहुत सारी वीडियोज़ में इस जो DNA रेप्लिकेशन है बहुत कॉम्प्लेक्स करके बताया जाता है कि ये होता है वो होता है। हमने यहाँ पे सिंपल बात की, स्ट्रक्चर ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, कौन कौन से प्रोटीन रिक्रूट हो रहे हैं और कौन कौन से स्टेप जो है वो हमें देखने को मिल रही है। क्लियर बात यहाँ पे। तो ये हमारा कंप्लीट DNA रेप्लिकेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ ये अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स।